इंट्रोडक्शन। कहा गया है माता पिता का काम जीवन भर का है, चाहे बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए। वाकई माँ बाप की जिम्मेदारियाँ बच्चों के जीवन में मायने रखती हैं। एक अच्छे पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को बदल सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स काफी शिक्षित हैं, अच्छे पद पर होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखें, अपने बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार दें। एक पेरेंट्स के तौर पर ये बहुत मुश्किल होता है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सही गलत की शिक्षा देने का सही तरीका पता होना चाहिए। बात वही होती है, बस अंदाज़े बयां उसे इफेक्टिव बना देता है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों पर दबाव बनाते हुए सही काम करने को कहते हैं, जबकि इसी बात के लिए बड़ी ही आसानी से पोलाइटली भी अपने बच्चों को मना सकते हैं। जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो ये दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होती है, और जब ये फीलिंग राइट टाइम पर और राइट कंडीशन पर फील करने को मिलती है तो ये एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है। वरना कुछ पेरेंट्स तो बच्चे पैदा करने और उन्हें पालना एक ड्यूटी की तरह लेते हैं। उन्हें ये ड्यूटी निभानी इसलिए जरूरी लगती है क्योंकि वंश आगे चलना है, या अगर बच्चे ना हुए तो लोग क्या कहेंगे। बस इसी डर से और समाज के दबाव के चलते अधिकतर शादीशुदा लोग अपनी शादी के तुरंत बाद ही जल्द से जल्द बच्चे पैदा करके पेरेंटिंग की जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि पेरेंटिंग करना, या यूं कहें कि बच्चे पालना, कोई 9 to 5 की जॉब नहीं है जिसे आप अपने सर पर बोझ की तरह लेकर घूम रहे हैं। आपका बच्चा कोई बर्डन नहीं है, वो आपसे सिवाय प्यार और केयर के कुछ नहीं मांगता। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तब उसे किसी भी चीज की समझ नहीं होती है। वो कोई भी इमोशंस जैसे खुशी, गम, डर, गुस्सा, तनाव, अकेलापन वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं समझता है। ये सब कुछ वो इस दुनिया में आने के बाद ही धीरे धीरे देखता और समझता है। दूसरी बात जो कि हर पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि आपका बच्चा इस दुनिया में आपके सपने और इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं आया है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके खुद के सपने होंगे और खुद की इच्छाएं होंगी, जिसका बेहतर चुनाव करने में आपको उनकी मदद करनी है और उनके सपनों को हासिल करने में आपको उनका सहयोग करना है। सिंपल सा फंडा है। जब आप अपने बचपन में थे तब जो चीजें आपको पसंद नहीं थी वो चीजें आप अपने बच्चों के साथ भी मत कीजिए। किसी बच्चे को पालना पूरे परिवार के लिए बहुत ही उम्दा अनुभव होता है। असल में बच्चे परिवार को बांध कर रखते हैं और एक दूसरे को करीब लाते हैं। अपने बच्चे को पालते हुए आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को और बहुत से नए अनुभव से रूबरू होने का मौका मिलेगा। लेकिन इन सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, क्या आप पेरेंट बनने के लिए तैयार हैं? अच्छे पेरेंट्स बनने का शायद ही कोई कोर्स होता है, लेकिन कुकू एफएम आपके लिए लाया है पेरेंटिंग टिप्स फॉर इंडियन पेरेंट्स बुक समरी, जिसे लिखा है दीपा चौधरी ने। लेखक लंबे समय तक एक वॉलंटियर के तौर पर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम में अपना रोल निभाया है। उनके करियर की शुरुआत ही इसी प्रोग्राम से हुई है, जिसके बाद वो हाई स्कूल की टीचर रही हैं। इसके अलावा दीपा टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। दीपा बताती हैं कि एक टीचर और वॉलंटियर के तौर पर बच्चों के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, जो वो अपनी किताब पेरेंटिंग टिप्स में डिटेल से चर्चा की है। तो चलिए ये पूरी बुक समरी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लेखक के अनुभव से और डेली लाइफ के एग्जाम्पल से अच्छे पेरेंट्स बनने का तरीका सीखेंगे। उम्मीद है कि ये बुक समरी आपको पसंद आएगी। मैं हूँ आरजे रेणुका। आप सुन रहे हैं पेरेंटिंग टिप्स फॉर इंडियन पेरेंट्स। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। दीपा चौधरी द्वारा लिखी गई किताब पेरेंटिंग टिप्स फॉर इंडियन पेरेंट्स बुक समरी। मैं हूँ आरजे रेणुका। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। पेरेंट्स बनना और बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेज को समझना। माता पिता बनना बेशक एक बेहद सुखद अनुभव हो सकता है। ये आपके लाइफ का बेस्ट पार्ट हो सकता है, लेकिन ये अनुभव तभी सुखद होता है जब आप सही समय पर और सही कंडीशन में पेरेंट्स बनने का डिसीजन लेते हैं। इसलिए पेरेंट्स बनने का डिसीजन आप तभी लें जब आप इसके लिए फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तैयार हों, क्योंकि पेरेंट्स बनने के बाद कुछ दिनों के लिए तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ और अपना ध्यान रखना भूलना होगा। बच्चे होने के बाद स्टार्टिंग के 2 साल तक तो आपके लिए बच्चे को संभालना किसी फुल टाइम जॉब के जैसा होगा, और आपको इस जॉब को पूरी शिद्दत से और खुशी खुशी करना है। इसलिए आपका मानसिक रूप से इसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है।
बच्चे के होने के बाद उसका ख्याल रखने की जितनी जिम्मेदारी माँ की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी बाप की भी होती है। सिर्फ मैं बाप बन गया वाला डायलॉग बोलने से काम नहीं चलने वाला। बाप बनने के बाद ही तो असली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। इसके साथ ही फैमिली के अन्य मेंबर्स का भी सपोर्ट पेरेंट्स को चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे के होने के बाद उसका ध्यान रखना, उसके डायपर चेंज करना, उसको नहलाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना किसी अकेले के लिए बहुत मुश्किल है। इसमें पूरी फैमिली का साथ चाहिए। अगर बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले माँ पर छोड़ दी जाए तो फिर ये बेईमानी होगी। हो सकता है कि आप बच्चे की देखभाल के लिए एक मेड रख लें और वो बच्चे का सारा काम भी कर देगी, लेकिन जो प्यार, इमोशन और लगाव खुद के पेरेंट्स का बच्चों के साथ होता है, भला वो किसी और के हाथों में कहाँ से आएगा। जब एक माँ या बाप अपने नन्हे से बच्चे को अपने हाथों से नहलाते हैं और खुद उसके डायपर चेंज करते हैं, तब न सिर्फ माँ बाप का बच्चों के साथ लगाव बढ़ता है, बल्कि नन्हे बच्चे भी प्यार और केयर का एहसास करते हैं। भले ही आपको ये लगता है कि बच्चे को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को ये बातें लाइफ टाइम याद रहती हैं कि जब वो छोटे थे तब उनके डैड कैसे उन्हें खुद तैयार करके स्कूल भेजते थे और कैसे उनकी माँ बचपन में उनके कपड़ों का और उनके हर एक सामान का ख्याल रखती थी। और सच तो ये भी है कि बच्चों के संस्कार भी माता पिता से ही आते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उनके पास खुद की कोई फीलिंग्स और कोई इमोशंस नहीं होते। वो जैसे और जिस माहौल में रहते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी में ये मोनोपोली बनी हुई है कि माँ यानी कि औरतें घर के भीतर का काम करने के लिए हैं, जबकि मर्द यानी कि बाप बाहर के कामों के लिए। लेकिन अब वक्त आ गया है जब हम इस सोच को बदलने की जरूरत है। हमें इस अंतर को खत्म करना है और इसकी शुरुआत हम अपने बच्चे को ये दिखाते हुए कर सकते हैं कि माँ और बाप दोनों बराबर जिम्मेदारी उठाते हुए उसका पालन पोषण कर रहे हैं। बच्चे के होने के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव माँ की लाइफ पर पड़ता है। बच्चे होने के बाद माँ खुद का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। जैसे मेकअप टाइम और घूमने टहलने का टाइम खत्म होकर सिर्फ बच्चे के इर्द गिर्द आकर रुक जाता है। स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है वो समय माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है और इस टाइम बच्चे के पिता को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और माँ का सपोर्ट करना चाहिए। तो इन सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और इसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के बाद जब माँ और बाप दोनों लोग इसके लिए तैयार हों, तभी बच्चा प्लान करने का फैसला ले। लेखक कहते हैं बच्चे का सही ख्याल रखने के लिए आपको उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेज को समझने की जरूरत है। तो चलिए अपने बच्चे की लाइफ के हर एक पड़ाव को समझते हैं। सबसे पहला पड़ाव है प्रीनेटल स्टेज। ये वो अवस्था है जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है और उस एनवायरनमेंट में ढलना शुरू कर देता है जो उसकी माँ के आसपास होता है। इस स्टेज में माँ को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होता है। यहाँ हेल्थ में केवल फिजिकल हेल्थ ही नहीं शामिल है, बल्कि माँ को अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें अच्छी किताबें पढ़ने, संगीत सुनने या कोई अन्य काम जिसे वो करके खुश महसूस करती हैं, उसे करना चाहिए। इस स्टेज में माँ और पिता दोनों को ही ये जिम्मेदारी होती है कि माँ को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना हो और ऊपर बताई गई चीजें इसे स्टेज में स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं। स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बच्चे की हेल्थ पर प्रभाव डालता है। इस स्टेज पे कुछ ट्रेडिशनल खाने पीने की चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है जो हमें अपने घर के बड़े लोगों से सुनने को मिलती है। इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट न केवल माँ पर बल्कि बच्चे पर भी पड़ते हैं और अब तो डॉक्टर्स भी इन पुरानी चीजों को हेल्थ पर्सपेक्टिव से सही मानते हैं। इनमें से ही एक है गोंद के लड्डू। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये लड्डू कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है और ये सबसे ज्यादा उत्तर भारत में प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि इन लड्डुओं को अब कई महिलाएं अवॉइड करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि इनमें घी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। हालांकि गोंद कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, तो इसे लड्डू के फॉर्म में यूज न करके आप इन गोंद के क्रिस्टल्स को किसी पैन में बिना घी का यूज करके उन्हें पॉप करके पॉपकॉर्न की तरह पानी से एक कैप्सूल के रूप में भी निकल सकती हैं। आजकल डॉक्टर इसे 40 की उम्र के बाद यूज करने को कहते हैं क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है और ये बिल्कुल नेचुरल और सेफ है। बहुत सारे लोग तो ट्रेडिशनल फूड को काफी पसंद करते हैं जो कि आपके आसपास पाई जाने वाली चीजों में ही मिलकर बनी होती है। अब जन्म के बाद ही पहली स्टेज यानी कि इन्फेंट स्टेज को समझते हैं।
ये बच्चे के बर्थ के बाद के लगभग 2 साल का टाइम पीरियड होता है, जिसमें पहले ही साल बच्चे की फिजिकल ग्रोथ में एक अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलता है। शुरू में बच्चे अपने अधिकतर समय सोने में ही बिताते हैं और सिर्फ तभी उठते हैं जब उन्हें भूख लगती है। फिर धीरे धीरे उनके स्लीपिंग आवर्स कम हो जाते हैं और वो अपनी आसपास की एक्टिविटी में भी हिस्सा लेने लगते हैं और उन्हें एंजॉय करते हैं। लगभग 3 महीने के बाद उनके सोने की टाइमिंग में बदलाव देखने को मिलता है। वो अपने सोने, खाने और खेलने के समय को लगभग फिक्स कर लेते हैं। 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो अपने पूरे टाइम को सोने और जागने में लगभग बराबर पार्ट में बांट लेते हैं। इस स्टेज में हर एक बच्चे की ग्रोथ का लेवल अलग अलग होता है और वो ग्रोथ के टाइम पर अलग अलग तरह के माइलस्टोन को भी अचीव करता है, जैसे कि चलने से पहले सहारे के साथ उठना, सहारे से बैठना, फिर बिना सहारे के बैठना, किसी चीज को पकड़कर खड़ा होना, फिर खुद से खड़े होना, धीरे धीरे रेंगना, किसी चीज को पकड़कर चलना और फिर सबसे लास्ट में बिना सहारे के खुद से अपने नन्हे कदमों से चलना। हर एक पेरेंट्स की लाइफ में ये मोमेंट सबसे स्पेशल होता है जब उनका बच्चा पहली बार बोलता है, चलता है या कोई भी एक्टिविटी जिसे वो पहली बार करता है। लेकिन इस स्पेशल मोमेंट के लिए आपको पूरी तरह से पेशेंस रखने की जरूरत होती है। आप इस टाइमिंग में किसी भी तरह की दखल नहीं दे सकते हैं। बच्चे को उसके खुद के अकॉर्डिंग ही ग्रो होने दें और ये उसके लिए सबसे बेस्ट होगा। एक बच्चे की शुरुआती ग्रोथ के बारे में हर एक पेरेंट्स को जानना या उसे अवेयर होना बहुत जरूरी है। इस स्टार्टिंग फेज की ग्रोथ को हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड करके आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है 6 मंथ की ग्रोथ। हम इसे ग्रोइंग लाइफ का एक खूबसूरत पार्ट कह सकते हैं। इस फेज में बच्चे लाइट या टेम्परेचर के इफेक्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं। जब वो किसी आवाज को सुनते हैं तो उसी डायरेक्शन में देखते हैं। जब उन्हें उनकी पसंद की चीजें कंज्यूम कराई जाती हैं तो वो उसका फुल टेस्ट लेते हुए खाते या पीते हैं। लेकिन जब ये उनके पसंद की नहीं होती हैं तो अजीब सा मुंह बनाते हैं। इस एज में उन्हें किसी के टच करने का एहसास होता है या फिर जब उन्हें किसी भी बॉडी पार्ट में तकलीफ होती है और हम उन्हें वहाँ टच करते हैं तो वो रोने लगते हैं। वो पेट के साइड से लेटते वक्त अपने सर को ऊपर उठाते हैं। जब वो किसी चीज से खुश होते हैं तो खिलखिलाकर हंसते हैं। वो चीजों को पकड़ने और उन्हें रोल करने की कोशिश करते हैं। अगली है 12 मंथ की ग्रोथ। इस स्टेज में वो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करने लगते हैं जिनमें उनकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि वो अपनी बॉडी के ऊपरी पार्ट और हाथों को कंट्रोल करने लगते हैं, जमीन पर धीरे धीरे क्रॉल करते हैं या रेंगते हैं, बिना सपोर्ट के बैठना स्टार्ट करते हैं। वे अपने पैरों और पंजों पर पूरा कंट्रोल रखते हुए चलना भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आती है 18 मंथ की ग्रोथ। इस स्टेज में बच्चे सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं या हो सकता है इस टाइम पीरियड तक वे चलना भी स्टार्ट कर दें। वो पेपर पर कलर पेन या पेंसिल से सिंपल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं और 18 मंथ तक आते आते वो फिजिकली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें पूरे केयर की जरूरत होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंस बढ़ने के साथ साथ उनकी एक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं और मेंटल डेवलपमेंट के कम होने की वजह से वो यूजफुल और हार्मफुल एक्टिविटी में डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इस स्टेज में उन्हें पूरे अटेंशन की जरूरत होती है ताकि उनकी ग्रोथ एक सेफ एनवायरनमेंट में हो सके। बच्चों को सिर्फ फिजिकल सपोर्ट ही नहीं बल्कि इमोशनल और सोशल सपोर्ट की भी उतनी ही जरूरत होती है। बच्चों के ग्रोथ के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को पसंद करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जब उनकी पसंद की कोई स्मेल उनके पास आती है तो वो सरप्राइज होकर चारों तरफ देखना शुरू कर देते हैं और ढूंढना चाहते हैं कि वो किस डायरेक्शन से आ रही है। सेम चीज आवाज के साथ भी है। जैसे कि कुछ बच्चों को म्यूजिक पसंद होता है तो म्यूजिक के स्टार्ट होने पर ही वो अपने हाथों और पाँव को मूव करना शुरू कर देते हैं और उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। इन चीजों को देखकर हम उनके फ्यूचर को भी समझ सकते हैं कि एक बच्चा बड़ा होकर किन चीजों में इंटरेस्ट दिखाएगा। ये सभी उनके आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर हम इमोशनल डिपेंडेंस की बात करें तो ये बच्चे के स्ट्रेस लेवल को डिसाइड करता है। मान लीजिए कि एक बच्चे को अगर टाइम से सारी चीजें जैसे कि भूख लगने पर फूड, खेलने के टाइम पर टॉयज और सोने के टाइम पर स्लीपिंग एटमॉस्फेयर आदि मिलने लगे तो उसे ऐसा महसूस होगा कि वो एक प्रोटेक्टिव स्पेस में है और अपने आसपास के लोगों पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है। लेकिन जब यही चीजें मिसमैनेज्ड हों, जैसे कि
काफी टाइम तक रोने के बाद उसको उसकी माँ के पास जाना, किसी बॉडी पार्ट में तकलीफ होना और उस पर ध्यान ना दिया जाना, अगर ऐसी चीजें हुई तो वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। ये उसकी हैबिट में भी शामिल हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट लाइफ पर पड़ सकता है। प्रॉपर केयर न मिलने पर बच्चों में एक बिलीफ डेवलप हो जाता है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल भी सेफ नहीं है या पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, जहां पर वो अपनी डिजायर या मुश्किलों को खुलकर सामने नहीं रख सकते हैं। बच्चों की स्माइल और उसके इमोशंस को समझना। किसी भी छोटे बच्चे की स्माइल एक कठोर दिल वाले इंसान को भी हंसा सकती है, लेकिन एक बच्चे के स्माइल करने का क्या रीजन होता है और डिफरेंट एज गैप पर ये क्या इंडिकेट करता है। एक पेरेंट के लिए ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका बच्चा किन चीजों पर हंसकर रिस्पॉन्ड करता है। एक बच्चा जब अपने बर्थ के कुछ टाइम बाद हंसता है तो इसे हम एक तरह की फेशियल एक्सरसाइज मान सकते हैं, लेकिन 2 महीने के बेबी के लिए किसी आवाज या उसके सर घुमाने पर हंसना काफी कॉमन माना जाता है। बच्चे की स्माइल ही उसके इमोशंस को कन्वे करने का एक तरीका है, या यूं कह लीजिए कि एक बच्चे का सोशल इंटरेक्शन का जरिया उसकी स्माइल ही होती है। अपने बच्चे की स्माइल पर माँ का स्माइल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि उसे फील हो सके कि उसके मन के इमोशंस को कोई समझ रहा है और उसे रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। साधारण तौर पर एक बच्चा 6 से 7 हफ्ते में स्माइल पास करना शुरू कर देता है। स्माइल के साथ साथ बच्चों को भी एंजाइटी होती है। ये 2 तरह की हो सकती है। एक, जब वो अपनी माँ से अलग होते हैं तब उन्हें सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं, और दूसरा जब वो किसी नए या अपरिचित इंसान के पास जाते हैं तो उन्हें स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कुछ देर तक उनकी माँ उन्हें नहीं दिखाई देती तो वो उसे बुलाते हैं या उन्हें ढूंढते हुए किचन तक पहुंच जाते हैं। हालांकि दूसरे टाइप की एंजाइटी धीरे धीरे कम या खत्म होने लगती है जैसे जैसे वो नए फैमिली मेंबर्स पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं या उन्हें पहचानने लगते हैं। हालांकि कुछ पेरेंट्स अर्ली लर्निंग को भी किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की देखरेख में करना ठीक समझते हैं, लेकिन यहाँ एक बात को समझने की जरूरत है कि बच्चे के लिए उनकी पहली एजुकेटर माँ ही होती है और वो उनके साथ चीजों को अच्छी तरह से कन्वे भी करती है, तो उनके लिए चीजों को समझना आसान हो जाता है। तो हम उन्हें इस अर्ली स्टेज में कई तरह की चीजें जैसे कि कलर्स को पहचानना, बॉडी पार्ट्स को पहचानना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को पहचानना सिखा सकते हैं। उन्हें 1 से 10 तक की काउंटिंग और अल्फाबेट्स भी सिखाया जा सकता है। अर्ली लर्निंग स्किल्स को हम डिफरेंट एज के कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये 2 साल से लेकर 19 साल तक हो सकती है। इस ड्यूरेशन में बच्चे अलग अलग चीजों को सीखते हैं, साथ साथ वो उन्हें सीखते वक्त या ग्रो होते वक्त डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इसलिए पेरेंट्स को इन चीजों के बारे में पहले से अवेयर होने पर काफी मदद मिल सकती है कि उनके मूड्स और एक्टिविटीज के साथ कैसे डील किया जाए। 2 साल की एज तक बच्चा लगभग पूरी तरह से फिजिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है और इस एज में वो चीजों को एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद करता है, जैसे कि हर एक चीज के बारे में जानना कि ये क्या है, कैसे काम करती है, उसे ओपन करना या मोड़ना आदि। जब उनकी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अटेंशन का बढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इन सब एक्टिविटीज को करते वक्त खुद को हार्म भी कर सकते हैं। एक पेरेंट होने के नाते आपको काफी सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही हों तो उनके साथ रहना, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को उनकी पहुंच से दूर रखना, इलेक्ट्रिक चीजों की वायर को समेट कर रखना, फोन या किसी भी गैजेट की चार्जर की पिन को बहुत नीचे तक लटकते हुए न छोड़ना। अगर आपके घर पर कोई पेट हो तो उसके बर्तन और टॉयज को उनकी पहुंच से दूर रखना। साथ ही साथ अपने पेट्स को टाइम से वैक्सीनेट कराना ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन उनके जरिए बच्चे तक ना पहुंचे। बच्चों को खाने की चीजें देते वक्त उनकी टेम्परेचर को ध्यान में रखना। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कपबोर्ड के दरवाजे को ठीक से लॉक करना या उन्हें कभी भी खुला न छोड़ना। इन सभी चीजों का ध्यान रखने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि ये टाइम पीरियड उनका इमिटेशन टाइम पीरियड होता है, जिसका मतलब है वो चीजों को देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके साथ डील करते वक्त पेरेंट्स का शांत रहना बहुत जरूरी होता है। पेरेंट्स को आपस में भी इस तरह से बिहेव करना चाहिए
कि उनकी कोई भी एक्टिविटी बच्चे की डेवलपमेंट पर बुरा असर न डाले। इस एज में बच्चे के अंदर टैंट्रम्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि उनकी पसंद की चीज उन्हें न मिलने पर जिद करना या रोना शुरू कर देना। इसके लिए पेरेंट्स को उन पर गुस्सा होने की जगह उन्हें शांत होकर समझाना ज्यादा सही होगा। बार बार आने वाली ऐसी सिचुएशन को कम करने के लिए पेरेंट्स को बच्चों को लिमिटेड चॉइस देनी शुरू करनी चाहिए, या यूँ कहें कि उन्हें शुरू से ही वही चॉइस दें जो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। 3 साल की एज के बच्चे में काफी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये ग्रोथ फिजिकल और बिहेवियरल दोनों होती है। इस एज के बच्चे पूरी तरह से फिजिकली इंडिपेंडेंट तो होते ही हैं, साथ ही वो बोलकर अपनी बातों को और थॉट्स को भी शेयर करने लगते हैं। अगर हम फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो एक 3 साल का बच्चा आसानी से किसी चीज पर चढ़ सकता है, दौड़ सकता है, खुद से खाना खा सकता है। हालांकि ये थोड़ा मेसी होगा। वो अपने कपड़ों को खुद से पहन या उतार सकता है, जूते और मोजे को पहन सकता है। हालांकि जूते के फीते बांधने में उन्हें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, और एक ट्राईसाइकिल को भी पेडल मारकर चला सकता है। अगर उनकी सोशल ग्रोथ की बात की जाए तो एक 3 साल का बच्चा अपनी पसंद का दोस्त बना सकता है, जिसके साथ उसे खेलना या घूमना पसंद हो। वो इमोशंस को समझ सकता है, किसी रोते हुए फ्रेंड को वो सिंपैथी दे सकता है और अपनी बारी आने पर जाकर चीजें ले सकता है। इस एज में बच्चे का अपना एक दिमाग होता है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब उसके अकॉर्डिंग हम एडल्ट डिसीजन नहीं लेते हैं। जैसे कि उसे कोई शर्ट बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसे हर बार बाहर जाते वक्त पहनना पसंद करता है, लेकिन हम उसे कुछ और पहनाना चाहते हैं। यहाँ पर एक टैंट्रम की सिचुएशन आ सकती है। इसके लिए आप उसे कई तरह की चॉइस दे जो आप फुलफिल कर सकते हैं। इससे उसकी डिसीजन मेकिंग पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और वो सिर्फ एक ही चीज को बार बार नहीं दोहराएगा। आप उनकी डिसीजन मेकिंग को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें 2 कप में से एक को चुनने के लिए कहें जो कि लाल और नीले रंग में है, और उनके किसी भी कप को चुनने पर उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे कि अरे वाह, आपकी चॉइस कितनी अच्छी है, मुझे भी ये कलर बहुत पसंद है। जब भी वो ऊपर की अलमारी से किसी चीज को उतारने के लिए कहे तो उन्हें ये कहने के बजाय नहीं आप ये गिरा दोगे, रुको मैं देता हूँ या देती हूँ, आप ये कहें कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ और तुम खुद इसे उठा लो। इससे उन्हें ट्रस्ट होगा कि आप उनके साथ हैं। 4 साल की एज तक आते आते बच्चा काफी एक्सप्रेसिव हो जाता है। वो काफी चीजों को जानने और उन्हें खुद से करने में इंटरेस्ट शो करने लगता है। उसका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। वो इस एज में सबसे ज्यादा बातें करने वाला, सवाल पूछने वाले और एनर्जी से भरे हुए होते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि बच्चे को किसी अच्छे एटमॉस्फेयर में ढालने के लिए ये सबसे सही समय होता है तो गलत नहीं होगा। पेरेंट्स इस एज में उन्हें ढेर सारी कहानियाँ जो कि मॉरल थॉट से भरी हुई हों सुना सकते हैं और एक पॉजिटिव वे में उनकी थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। उन्हें दिन भर टीवी देखने या मोबाइल फोन में इन्वॉल्व करने से बेहतर है कि उन्हें ड्राइंग बुक्स, पजल गेम्स, पिक्चर्स वाली किताबें ला कर दें। इस एज में उन्हें आप डिसिप्लिन का पूरा नॉलेज दे सकते हैं, क्योंकि इस समय वो अपनी सबसे बेस्ट लर्निंग एबिलिटी को दिखाते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी या बाल विहार में भेजना चाहिए। 5 साल की एज किसी भी बच्चे के किंडरगार्टन का लास्ट ईयर होता है। इसके बाद वो स्कूल में लंबे समय तक रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ बच्चे अपने दोपहर के टाइम में नैप यानी कि झपकी लेना भी पसंद करते हैं और वो बंद हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रात के समय बच्चे की नींद पूरी हो जाए। इस एज तक बच्चा पूरी तरह से फिजिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपने सारे काम जैसे कि ड्रेसअप होना, टॉयलेट यूज करना, अपने टॉयज और स्टेशनरी की चीजों को उठाना और सही जगह पर रखना, खाना खाना, पानी पीना वगैरह वगैरह खुद ही करने लगता है। इस ग्रोथ के साथ साथ वो इस एज में अपना एक सोशल सर्कल भी डेवलप करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अपने दादा दादी की कहानियां सुनना, अपने जैसे इंटरेस्ट वाले बच्चे से फ्रेंडशिप करना, उनके साथ अपनी चीजें शेयर करना, कौन सी चीज मेरी है और कौन सी दूसरी की, ये जानना आदि। इस दौरान काफी बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस को भी शेयर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उन्हें उनके स्कूल में कौन सी टीचर का समझाया हुआ लेसन आसानी से समझ आ जाता है और कौन सी टीचर का नहीं, कौन उन्हें स्कूल में तंग करता है और कौन उनसे काफी फ्रेंडली बिहेव करता है। उन्हें अब तक बिल्कुल साफ बोलना और ऐसे सेंटेंस को भी बिना तोड़े पूरा बोलना आ जाता है।
जिससे वो बिना किसी की मदद के अपनी स्टोरी बुक्स या दूसरी बुक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। पेरेंट्स को इस एज में ये ध्यान रखना होगा कि इस समय वो काफी सारी इंफॉर्मेशन और नई चीजों के साथ परिचित हो रहे होते हैं, तो उन्हें इतनी सारी चीजों को एक साथ प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए यहाँ जरूरी होगा कि पेरेंट्स उनके साथ शांत तरह से बर्ताव करें और नई चीजों को सीखते समय डिसिप्लिन को बिल्कुल भी इग्नोर ना होने दे, क्योंकि अर्ली एज में सीखी हुई बातें और मैनर्स किसी भी बच्चे के लाइफ टाइम तक साथ रहती हैं। इसके आगे की एज जो कि 6 साल से लेकर 12 साल की है, वो बच्चे में रैपिड ग्रोथ को दिखाती है। इसमें हम फिजिकल ग्रोथ जैसे कि उनके शू साइज का बढ़ जाना देखते हैं। हालांकि 9 साल की एज के बाद लड़कियों की ग्रोथ लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से होती है। बच्चे इस एज में थोड़ा शाय होना शुरू कर देते हैं। वो चीजों को करने में स्मार्ट मूव तो लेते ही हैं, लेकिन इसे खुलकर लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चे को क्लोजली मॉनिटर करें और जानें कि वो फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे कि लड़के 9 या 10 साल की एज तक बहुत सारे खेल में हिस्सा लेने लगते हैं और उनमें रैपिड ग्रोथ की वजह से काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। अब उन्हें किसी भी तरह के पैम्पर की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो इस एज में अपनी मम्मी से गुड नाइट या गुड बाय की किस लेना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर स्टडीज की बात करें तो 5 या 6 साल की एज के बाद से उनकी लिखने की स्किल भी बदलाव में आने लगती है। उनकी आंखों का साइज पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और उन्हें अब बहुत बड़े फॉन्ट की किताब की जगह पर एक सामान्य फॉन्ट वाली किताबें दी जाने लगती हैं। हालांकि इस एज में पहुंचने पर बच्चों को काफी इश्यूज से भी डील करना पड़ता है, जैसे कि अपने भाई या बहन से और दोस्तों से कंपेयर किया जाना, आपके एक बार में आवाज देने पर सामने न आना वगैरह वगैरह। इन चीजों का सामना करने के लिए पेरेंट्स को हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो कुछ चीजों को इग्नोर भी कर सकते हैं। आपको उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है, जैसे कि तुम ये होमवर्क 2 घंटे में खत्म कर लो, हम 15 मिनट में निकलना है तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ वगैरह वगैरह। आप उन्हें कुछ सजेशन और कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि तुम्हारी आर्ट काफी अच्छी है, तुम्हें अपने भाई की उसका प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करनी चाहिए। हालांकि इस एज में वो हेल्प करना थोड़ा कम पसंद करते हैं और खुद की स्किल को शार्प करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आपका वो सेंटेंस उनका माइंड बदल सकता है और वो मदद के लिए तैयार हो सकते हैं। आपकी तारीफ करने से वो उन अच्छे कामों को दोहराने की कोशिश करेंगे और ये चीज उनमें अच्छे काम को लेकर एक कंसिस्टेंसी को डेवलप करेगी। बहुत से लोग इस एज में बच्चे को गलती करने पर या होमवर्क टाइम से पूरा न करने पर ये बोलते हैं कि अभी तो काफी छोटा है या अभी तो बच्चा है, इतना हार्श होना ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ ये बताना इम्पोर्टेंट है कि आपके बनाए हुए रूल्स उनके द्वारा रेगुलरली फॉलो किए जाने चाहिए। जैसे कि अगर उनके पढ़ने का समय 5 से 7 है तो वो उस समय केवल उसी में इन्वॉल्व रहें और ये एक्टिविटी एक रेगुलर तौर पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज तो उन्होंने टाइम से पढ़ाई कर ली लेकिन कल किसी भी टाइम पढ़ लिया, तो उनके पढ़ने का टाइम भी फिक्स्ड होना चाहिए। ये उनमें डिसिप्लिन की और भी ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करेगा। इन सभी पड़ाव को पार करने के बाद जब बच्चे टीनेज यानी 12 से 17 साल की एज को टच करते हैं तो उनमें फिजिकली बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। इस एज पीरियड को हम सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी कह सकते हैं। उनकी बॉडी में इस टाइम पीरियड में काफी सारे हार्मोन भी एक्टिवेट होते हैं। कुछ बच्चे इस एज गैप में जल्दी डेवलप हो जाते हैं और कुछ को समय लगता है। ऐसे में अगर उनके क्लास में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे की हाइट बढ़ गई तो उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर कहीं उनकी हाइट नहीं बढ़ी तो उनके सभी दोस्त उन्हें तंग करेंगे। फिजिकल चेंज के साथ साथ उनमें मेंटल और इमोशनल चेंज भी होता है। यहाँ ये बताना सही होगा कि लड़कियाँ अपनी मैच्योर स्टेज को लड़कों के कंपैरिजन में जल्दी पा लेती हैं। उनमें जब तक समझने की पावर डेवलप हो जाती है तब तक लड़के अक्सर इस प्रोसेस को पूरा कर रहे होते हैं। अपने पहले एडोलेसेंट स्टेज यानी 10 से 19 तक की एज में वो दोस्तों को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मानते हैं। लड़कियां इस एज में काफी ज्यादा बातूनी हो जाती हैं। ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन भी इसी एज में देखा जा सकता है। 17 से 19 साल की एज किशोरावस्था की दूसरी स्टेज कहलाती है। इस एज में बच्चे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं और वो अपने थॉट्स को खुलकर सामने रखते हैं।
इस एज में उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी चिंता होती है, इसलिए अब वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, और जब उन्हें उनका इंटरेस्ट पता चल जाता है तो वो उस फील्ड में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ आगे बढ़ना। किसी भी रिलेशनशिप में एक इंसान का दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। पेरेंटहुड में भी ये बात सेम ही है। आपको अपने बच्चे को एक इंडिविजुअल पर्सनल समझना होगा, ना कि खुद का शैडो। एक रिलेशनशिप के जैसे ही आपको उसकी पसंद नापसंद, फ्रेंड सर्कल की रिस्पेक्ट करनी होगी, ऐसा ना सोचते हुए कि अभी इसकी उम्र ही क्या है। हर एक उम्र के पड़ाव पर उनके ओपिनियन आपको सुनना होगा। अगर आप उनसे ये कहेंगे कि अभी तुम बहुत छोटे हो और इन चीजों के बारे में ज्यादा सही तरीके से नहीं समझ सकते हो, तो वो खुद की कैपेबिलिटी पर डाउट करना शुरू कर देंगे और उसके बाद हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले अपनी एज के बारे में सोचेंगे कि क्या ये कहना और समझने में मेरी सही एज है या नहीं। अगर उन्हें शुरुआत से ही डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट किया जाता है तो आगे चलकर वो सही और समय पर डिसीजन ले पाते हैं। ये उनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट करता है। बात सिर्फ डिसीजन लेने पर ही खत्म नहीं होती है। अगर उनकी कोई चॉइस है तो उसके पीछे के रीजन को ढूंढने या जानने के लिए पेरेंट्स का कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करके आप उनके सही डिसीजन लेने के चांसेस को बढ़ाते हैं। आप कोई सामान खरीदते वक्त भी अपने बच्चों को इस बात का एहसास करा सकते हैं कि उनका ओपिनियन भी आपके लिए काफी मैटर करता है। बस आपको किसी भी सामान को उठाते वक्त या चुनते वक्त ये पूछना है कि ये कैसा रहेगा या तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे ये लेना चाहिए या नहीं, वगैरह वगैरह। यहाँ पर पेरेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर उनका बच्चा सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्या तब भी उसके डिसीजन के साथ हमें अग्री करना चाहिए। तो यहाँ आपके लिए एक सजेशन है कि बच्चे को सीधे तौर पर मना करने या उस पर चिल्लाने की जगह आप उसके डिसीजन के साथ क्यों नहीं है, इस बात को आराम से क्लियर करने की कोशिश करें। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में अपने बच्चे के साथ जाते हैं और आपके ऑर्डर किए हुए फूड को वो ना खाकर कुछ दूसरा फूड खाना चाहता है। ये आइसक्रीम भी हो सकती है जो कि उस समय आपके बच्चे के लिए नुकसान पहुंचाने वाली है, तो उसे उस वक्त आइसक्रीम न खाने के रीजन दे, बजाय इसके कि आप सीधे सीधे उसे बोल दें कि नहीं, तुम आइसक्रीम नहीं खा सकते हो। आप इस बात से सरप्राइज हो सकते हैं कि आपके रीजन बताने के बाद वो अपने डिसीजन को बदल चुका है और आपकी बात मानने के लिए तैयार है। आइए अब जानते हैं कि बच्चे की बेसिक जरूरत को कैसे समझना है और उसे वो कैसे प्रोवाइड करानी है। किसी भी एज ग्रुप के इंसान की बेसिक जरूरतों को हम कॉमन मान सकते हैं, चाहे वो 6 साल का हो या 60 साल का। उन्हें कम से कम इन 5 चीजों की जरूरत तो पड़ती ही है, जिसमें से पहला है खाना, जो कि बच्चे को टाइम पर दिया जाना चाहिए और ये उसकी ग्रोथ के हिसाब से न्यूट्रिशियस होना चाहिए और साथ ही इसकी मात्रा भी उनकी बॉडी और एज के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा है प्यार। हर किसी को अपने हर उम्र के पड़ाव पर बिना किसी कंडीशन के प्यार की जरूरत होती है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि जब वो अच्छे मार्क्स लेकर आए आप उन्हें तभी प्यार से ट्रीट करें। प्यार भरा ट्रीटमेंट उनके लिए डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। तीसरा है ताकत या पावर। उन्हें वो चीजें न बोलने सिखाएं जो उन्हें पसंद नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई फैमिली मेंबर उन्हें किसी बात के लिए बिना वजह फोर्स तो नहीं कर रहा है। उन्हें अपने ओपिनियन लोगों के सामने रखना सिखाएं और ये बताएं कि इन सभी चीजों का उन्हें पूरा अधिकार है। उनकी चॉइस में कोई दूसरा इंसान जबरदस्ती इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हालांकि अगर उनकी कोई ऐसी चॉइस है जो गलत है तो आप उनकी चॉइस को रीजन के साथ गलत बता सकते हैं। चौथा है मजे करना। आप अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाई, ट्यूशन और एकेडमिक चीजों में ही उलझे हुए न रहने दें। ध्यान रखें कि एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता है वो लाइफ के दूसरे फेज में फेल भी हो सकता है और ऐसी मोनोटोनस या बिना मजे की लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जरूरी है कि वो अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ भी अपना समय बिताए। आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बाहर जाए, नए लोगों से मिले, उनके बारे में जाने। और 5वां जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो है आज़ादी।
उन्हें हमेशा चेक करते रहना, गाइड करते रहना, उनके डिसीजन को सही करते रहना, उनके हर काम के लिए उनसे पूछते रहना, ये सभी चीजें उन्हें चिड़चिड़ा और डिपेंडेंट बना सकते हैं। आपको अपने बच्चों में ये ट्रस्ट पैदा करना होगा कि वो चीजों को टाइम पर और सही तरीके से कर सकते हैं। ऐसी क्वालिटी जो एक पेरेंट्स अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, ये जानने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन कर सकते हैं। बिना ज्यादा डिस्कस किए अगर एक अच्छी पेरेंटिंग की बात की जाए तो सिर्फ 4 चीजें हैं जिनका बच्चे को बिहेवियर में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए उन बिहेवियर्स के बारे में जानें। आप अपने साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। अगर आप अपने बच्चे के सामने किसी तरह का दिखावा करते हैं, चाहे वो प्यार से जुड़ा हुआ हो, उसकी बातों को सुनने से जुड़ा हुआ हो, वो इसे तुरंत ही पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें नॉर्मली या बिना दिखावे के ट्रीट करते हैं तो वो आपके साथ साथ दूसरों पर भी ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको उन्हें ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि आपका बर्ताव उनके लिए बिल्कुल सच है, इसमें किसी भी तरह का दिखावा नहीं है। जैसे कि जब बच्चा आपको स्कूल में हुए झगड़े के बारे में बता रहा है जो उसके और उसके दोस्त के बीच में हुई, लेकिन आप उस वक्त कोई काम कर रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा कहने की जगह कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप उन्हें सच बोलकर कहें कि अभी आप काम में बिजी हैं और उनकी बात को आप ठीक तरह से सुन और समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो आपको थोड़ा समय दें ताकि आप काम खत्म करके ध्यान से उनकी बात को सुन सके। इस बात से वो काफी सपोर्टिव महसूस करेंगे और बिना किसी नाराजगी के समय मिलने पर उस बात को आपसे शेयर भी करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उनकी बातों को सुनने का प्रिटेंड करते हैं तो वो इस बात को धीरे धीरे समझने लगेंगे और फिर अपनी बातों को आपसे छुपाना भी शुरू कर देंगे। दूसरा ये है कि बिना किसी शर्त के उन्हें प्यार दें। हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया में सक्सेसफुल होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हमने कई चीजों को सिर्फ सक्सेस के आधार पर ही जज करना शुरू कर दिया है। इनमें से एक है पेरेंटिंग भी। अगर आपका बच्चा क्लास में अच्छा करता है तो आपकी पेरेंटिंग सही है, लेकिन अगर वो इस बार क्लास में अच्छे नंबर नहीं ले पा रहा है, सफल नहीं हुआ है, तो आपकी पेरेंटिंग गलत डायरेक्शन में जा रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। आप अपने बच्चे के परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं और अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसे सपोर्ट भी करें, लेकिन उनके अच्छे मार्क्स ना लाने पर आप उनको दिए जाने वाले प्यार में कमी ना रखें। अपने घर पर ऐसा माहौल कभी भी क्रिएट ना करें कि आज बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रख लिया, या रिजल्ट के अच्छे ना आने पर घर में कोई ठीक से रोज की तरह हंसकर बात भी नहीं कर रहा है। इससे बच्चे प्यार को एक कंडीशनल गिफ्ट समझ लेते हैं। एक बच्चा जब अपना रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स को दिखाता है तो उसे ये सुनने का डर रहता है कि तुम तो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो। इसलिए एक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को देखते समय आप उन्हें ये कमेंट दें कि इन सब्जेक्ट्स में उसने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में उसे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चे की किसी सब्जेक्ट में कम नंबर होने को बच्चे की कमी से जोड़ देते हैं। बच्चे के अंदर इस बात को फिक्स करने की जरूरत है कि कुछ भी हो जाए, इस दुनिया में 2 लोग हैं जो उसे हमेशा प्यार करेंगे, और वो 2 लोग हैं उसके माता पिता। अगला है एम्पैथी शो करना, या ऐसी भावना जिसे आप भी महसूस कर सकते हैं। अक्सर लोग एम्पैथी को सिंपैथी से जोड़ देते हैं और इसका सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। मान लीजिए कि आपके बच्चे को स्कूल में किसी बात के लिए डांटा या पनिशमेंट दी गई है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो सिर्फ ये कह देना कि अरे तुम्हें तो बेवजह डांट पड़ गई। आप उनके सामने खुद को उस कंडीशन में रख कर देखें, जैसे कि आप उनकी जगह होते तो कैसा महसूस करते, या आप खुद को इसमें इन्वॉल्व ना होने के बारे में कैसे बताते। इसके बाद उन्हें अश्योर करें कि वो इस बारे में उनकी टीचर से बात करें और पूरी बात क्लियर करके उनकी इनोसेंस को प्रूव करें। सिर्फ ऐसी मुश्किलों के टाइम पर ही नहीं, बल्कि खुशी के मौकों पर भी एम्पैथी शो करना सीखें। जैसे कि अगर आपके बच्चे ने क्लास में स्टार ऑफ द क्लास का अवार्ड जीता है तो उसे ये शो करें कि आपके लिए ये बड़े गर्व की बात है और ऐसा लग रहा है जैसे आपने ही वो अवार्ड जीता है। ध्यान रखें, लाइफ सिर्फ बर्थ, एडमिशन, रिजल्ट, सक्सेस, फेलियर और लास्ट में मैरिज और बच्चे पर ही नहीं खत्म हो जाती, बल्कि ये तो बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट से मिलकर बनी होती है, जिन्हें खुलकर एंजॉय करना बहुत जरूरी है। अगला और सबसे लास्ट है कि आप कंसिस्टेंट रहें।
आप एक ही बात के लिए अपने लिए और बच्चे के लिए तो अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं सेट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप भी नहीं, तो हम सिर्फ बच्चे के लिए ये सारे गुड मैनर्स वाले पैरामीटर क्यों बनाते हैं? आपको बच्चों को ये बताना जरूरी है कि अगर कोई बात बुरी है तो वो बच्चे और पेरेंट्स दोनों के लिए बुरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चे को तो हमेशा ये सिखाएं कि उन्हें सच बोलना चाहिए, लेकिन जब खुद किसी से न मिलना हो तो बच्चे को ये बोलकर भेज दें कि पापा तो घर पर नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा नोटिस किए जा रहे हैं। बच्चे एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं और आप अपने बर्ताव की सहायता से उस स्लेट पर क्रिएशन करते हैं। आपके बच्चे के लिए उसके सबसे पहले रोल मॉडल आप ही हैं। आप किस तरह से अपने बड़ों से मिलते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं, उन्हें कितना सम्मान देते हैं, अपने से छोटे लोगों को आप कैसे ट्रीट करते हैं और गलती करने पर आप उसे कैसे स्वीकार करते हैं, ये सभी चीजें आपके बच्चे आपसे ही सीखते हैं। तो आगे चलकर जब वो आपकी तरह ही दूसरों से बर्ताव करेगा तो सब इसे आपकी पेरेंटिंग से ही जोड़ने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि वही काम या व्यवहार बच्चों के सामने करें जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये समझते हैं कि अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है तो इस सिचुएशन से कैसे डील करना है। ये काफी नॉर्मल है जब बच्चे किसी सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए अक्सर अपने पेरेंट्स से झूठ बोल देते हैं। बच्चों में ऐसी हैबिट्स को डेवलप होने से बचाने के लिए आप उन्हें झूठा बोलकर पॉइंट आउट न करें, बल्कि उनके झूठ बोलने के पीछे की वजह पूछें और उनकी मदद करें। अगर आप उन्हें झूठा बोलकर सभी के सामने शर्मिंदा करेंगे तो ये उनके बिहेवियर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और वो इसे गलत आदत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्हें खुद से डिसीजन लेने के लिए बोलें कि वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसे जानकर उनके पेरेंट्स हर्ट होंगे, और अगर जवाब हाँ है तो उनसे कहें कि उन्हें वो आदत छोड़ देनी चाहिए। हम अक्सर टीनेज में बच्चों को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हुए पकड़ते हैं और वो हमारे सामने बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया है। उस वक्त ये पॉइंट प्रूव करने के बजाय कि आपने उन्हें ऐसा करते देखा है और वो झूठ बोल रहे हैं, उन्हें ये बताएं कि ये सब उनकी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है और उन्हें खुद की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कहें। अब आते हैं थोड़े मुश्किल सवाल। आखिर बच्चों के मुश्किल सवालों का सामना कैसे करें? ये लगभग हर पेरेंट्स के साथ होता है। जब बच्चा किसी कॉम्प्लेक्स से सवाल को पूछ लेता है तो उस वक्त पेरेंट्स का उन्हें समझाना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक न्यू बेबी जन्म कैसे लेता है। किसी किसी फैमिली में तो सभी खुलकर बात करते हैं, जबकि किसी फैमिली में माहौल थोड़ा कंजर्वेटिव होता है। इतनी छोटी एज में उन्हें समझाना मुश्किल तो है, लेकिन आप उनके इन सवालों से अनकंफर्टेबल ना हो और ना ही उनसे ये छुपाने की कोशिश करें, बल्कि उन्हें ये समझाएं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें कुछ भी अबनॉर्मल जैसी बात नहीं है। जब वो एक सही एज के हो जाएंगे तो उन्हें ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी। अभी के लिए उनका इतना जानना ही काफी है। ध्यान रखें, आपकी चीजों को छुपाने से वो और ज्यादा क्यूरियस होंगे और किसी भी तरह से अपने सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी जरूर बताएं। बच्चों से कुछ टॉपिक्स पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। अगर हम उनके साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर नहीं कर पाएंगे। इनमें से ही एक है गुड टच और बैड टच। उन्हें बताएं कि उनको उनके पेरेंट्स के अलावा कोई भी दूसरा इंसान गलत तरह से नहीं छू सकता, गले लगा सकता या उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर सकता। इसके साथ ही उन्हें भी कोई ये सब करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। आप उन्हें ऐसे इंसान के बारे में कंप्लेन करने को कह सकते हैं, चाहे वो अननोन हो या फैमिली या फ्रेंड, कोई भी। हालांकि उन्हें गुड टच के बारे में भी अवेयर करना जरूरी है, जैसे कि मम्मी डैडी दादा दादी के द्वारा दी गई किस या हग्स बिल्कुल सेफ है। अब हम जानेंगे प्रैक्टिकल पेरेंटिंग के बारे में। किताबें हर उम्र के लोगों की सबसे अच्छी दोस्त होती है। अगर हम किसी के इनिशियल फेज में ही उसे किताबों से परिचित कराते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस उन्हें समझाते हैं तो आगे चलकर वो पढ़ने के लिए न केवल अच्छी किताबें चुनते हैं, बल्कि उनमें लिखे लेसन्स को अपनी रियल लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी किताबें लाकर दे सकते हैं जिनमें लिखे हुए कंटेंट कम हो, लेकिन उनमें सुंदर चित्र जरूर बने हुए हों, क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चे अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं और उन्हें चित्र को देखकर खुद से कोई भी स्टोरी बनाना अच्छा लगता है।
भले ही उसका कोई मीनिंग हो या ना हो। वे ऐसे एज में लोगों को मिमिक करना यानी कि उनकी नकल करना सीखते हैं। वे बार बार खुद की बनाई हुई स्टोरी को दूसरों को सुनाना चाहते हैं। किताबें खरीदते वक्त ये ध्यान रखें कि उनके पेज थोड़े मोटे होने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों की उंगलियां काफी सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती हैं और पतले पन्नों की नहीं पलट सकती। आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि खुद से पेज पलटने को वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। एक बार ये सीख लेने पर वो इसे बार बार करना पसंद करते हैं और अपने से बड़े या दूसरे लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि ये उन्होंने खुद से किया है। थोड़े ज्यादा बड़े होने पर आप उनके माइंड को फिगर बुक से हटाकर थोड़ी क्रिएटिव बुक्स की ओर लगा सकते हैं, जैसे कि पजल, सुडोकू, जॉइनिंग द डॉट्स वगैरह वगैरह। वे इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे और अपनी एक थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करेंगे। आप उन्हें कुछ प्लेन A4 साइज के पेपर भी दे सकते हैं, जिनमें वो पेंसिल या कलर पेन या क्रेयॉन से सिंपल आर्ट बना सकते हैं और उनमें रंग भर सकते हैं। अक्सर बच्चों को दीवार या अलमारी पर कुछ कुछ लिखने या ड्रॉ करने की आदत होती है, लेकिन ये पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है, क्योंकि दीवारों को गंदा होना किसे पसंद होगा। इसके लिए आप दीवार या अलमारी पर एक चार्ट पेपर को चिपका सकते हैं, पर ध्यान रहे ये चार्ट पेपर उनकी हाइट के हिसाब से हो, बहुत ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि वो अपनी मनपसंद चीजें उस पर आसानी से ड्रॉ कर सके। थोड़े और बड़े होने पर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये भी एक गेम की तरह होता है जो बच्चों की डेवलपमेंट में मदद करता है। शुरू में तो वो इसे जमीन पर पटक देंगे, लेकिन थोड़ा फेमिलियर होने पर वो इससे कलर और शेप के बारे में समझना शुरू कर देंगे। ब्लॉक्स को पकड़ना और उन्हें सीधा खड़ा करना, इन सबसे उनकी ग्रिप यानी कि पकड़ मजबूत होती है और ये आगे चलकर उन्हें पेंसिल को पकड़ने और लिखने में हेल्प करता है। अब अगला चैलेंज है कि बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बनाएं। आजकल की सक्सेसफुल होने की रेस में केवल अच्छे लेवल का IQ होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छे EQ यानी कि इमोशनल क्वोशंट की भी जरूरत होती है। आपके बच्चे को हर एक फीलिंग और इमोशन से डील करना आना चाहिए और इसके लिए जरूरी है आप उसे ये समझाएं कि वो इस वक्त जो भी फील कर रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है। उनके किसी चीज से परेशान होने को आप कोई बड़ा इशू ना बनाएं। सबसे पहले आपको अपने बच्चे के इमोशनल साइड को समझना इम्पोर्टेंट है कि वो किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है। अगर वो किसी बात से जल्दी हर्ट हो जाता है तो उसे समझाएं कि वो दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम रखे, क्योंकि हम अक्सर तभी हर्ट होते हैं जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। अगर उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो पहले उससे ये रीजन जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है और कौन सी चीज है जो उसे इतनी जल्दी रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। जब बात इमोशनल इंटेलिजेंस की हो तो आपको एक इंसिडेंट बताना जरूरी है, क्योंकि ये काफी हद तक घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने में आपकी मदद करेगा जो आपके बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाए। एक काफी अच्छे टेनिस प्लेयर रोज शाम में अपनी बेटी के साथ टेनिस खेलने जाते थे। जाहिर सी बात है वो उम्र और अनुभव दोनों में बड़े थे, तो उनके मैच जीतने की चांसेस भी काफी ज्यादा रहते थे। मैच जीतकर आने के बाद वो अक्सर घर पर सभी को बताते कि आज कैसे उन्होंने मैच जीता, लेकिन जब कभी भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते और उनका बेटा मैच जीत जाता तो वो इस चीज को इतना डिस्कस नहीं करते। रिजल्ट ये हुआ कि टेनिस में काफी अच्छा होने के बाद भी उनका बच्चा अप्रिसिएशन न मिलने की वजह से लो फील करने लगा। उनकी माँ ने ये बात नोटिस की और अपने बच्चे को हर कंडीशन में नॉर्मल बिहेव करने को कहा और इस तरह से धीरे धीरे वो अपने स्किल्स पर ध्यान देने लगा, बजाय ये सोचने की कि आज वो जीता या हारा। बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने में एम्पैथी की बहुत जरूरत होती है। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और बता चुके हैं कि ये एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हम खुद को दूसरों के प्लेस पर रखकर उस सिचुएशन को फील करते हैं। हमें बच्चों को भी ऐसा ही सिखाना है कि जब उनसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो वो उसे सिर्फ सुन लेने की बजाय उसे खुद की प्रॉब्लम समझकर उनसे बातचीत करे। इससे उनका इंटेलिजेंस लेवल और ज्यादा मजबूत होगा और फ्यूचर में उनकी अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आने पर वो उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। उन्हें सिखाएं कि बुरा महसूस करना, रोना ये सब नॉर्मल है और जब वो हर्ट हो तो वो खुलकर रो सकते हैं, ना कि उनसे ये बोले कि अरे बेटा तुम तो लड़के हो और लड़के तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो रोते नहीं। इससे उनमें एक सेल्फ डाउट आ जाएगा कि वो तो इस सिचुएशन में रोना चाहते हैं, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उन्हें हार को एक पॉजिटिव तरीके से लेने को कहे और शुरू से ही ये बात उनके दिमाग में बैठा दे कि जो विनर्स होते हैं वो एक बार में ही सक्सेस को अचीव नहीं कर लेते हैं, बल्कि वो तो बार बार हारने के बाद भी कोशिश करना जारी रखते हैं और फिर एक दिन सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। उन्हें हार को गलत तरह से नहीं बल्कि सीखने के नजरिए से देखना होगा। बच्चों को एक ग्लोबल पर्सन बनाने के लिए कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखें तो आपको काफी हेल्प मिल सकती है। हम सभी देखते हैं कि आजकल डिस्टेंस किसी भी काम में उतना मैटर नहीं करता, चाहे वो स्टडीज को लेकर हो या जॉब को लेकर।
एक अच्छी ग्रोथ और लाइफस्टाइल के लिए सभी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। हम घर के आरामदायक कोने में बैठकर एक अच्छी लाइफ को इमेजिन तो कर सकते हैं, लेकिन उसे जी नहीं सकते। अगर हम यंग जनरेशन को शुरू से ही हर एक माहौल में ढलना, वहाँ के कल्चर और खाने को अडॉप्ट करना, वहाँ के लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना वगैरह वगैरह सिखाएंगे तो आगे चलकर हमें उन्हें कहीं पर भी भेजने में दिक्कत नहीं आएगी। उन्हें दूसरे कल्चर, शहर और खाने की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। ऐसा न हो कि वो हर समय खुद के ड्रेसिंग सेंस और लाइफस्टाइल को ही बेहतर समझे और दूसरों के पहनावे और रहन सहन का मजाक बनाता रहे। उन्हें अपने साथ सोशल गैदरिंग्स में लेकर जाएं, जहाँ पर एनवायरनमेंट, चैरिटी, खाना बचाना, गरीबों की मदद करना, पोल्यूशन को कम रखना एटसेट्रा के बारे में बात होती हो। उन्हें समझाएं कि हर एक इंसान किसी भी सोशल वेलफेयर के काम के लिए बराबर रिस्पॉन्सिबल होता है और हमें अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए और अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें पेड़ लगाना, नदी के किनारों को साफ रखने, ऐसे बच्चे जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं उनकी मदद करने, इलेक्ट्रिसिटी को बचाने, प्लास्टिक का कम से कम यूज करने, पानी को बचाने के लिए एनकरेज करें। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना भी सिखाइए। हम अक्सर कुछ इंडियन फैमिली में देखते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए भी हाउस हेल्पर रख लेते हैं ताकि बच्चे सिर्फ अपनी स्टडीज और इंटरेस्ट के फील्ड में फोकस कर सकें। लेकिन हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसा करके हम अपने बच्चों को हर छोटे छोटे काम के लिए डिपेंडेंट बना रहे हैं, जो कि आगे चलकर उन्हें प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। उन्हें छोटे मोटे काम जैसे कि खाने की टेबल पर प्लेट्स को रखना, नैपकिन को बिछाना, खाना परोसना, खाना खाने के बाद सभी बर्तन को सिंक में रखना, टेबल को पोंछना, बचे हुए खाने को फ्रिज या किचन में पहुंचाना आदि खुद से रोज करना चाहिए। इससे उनमें अपने काम को खुद से करने की आदत डेवलप होती है और वो सारे कामों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जब वो एज में थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें चाय, ब्रेकफास्ट आदि बनाने के लिए भी बोलें। यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन ना करें कि किचन का काम सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। ध्यान रखें कि कुकिंग और क्लीनिंग जीवन की एक बेसिक जरूरत है और ये हर किसी को आनी चाहिए ताकि उन्हें कहीं भी सर्वाइव करने में दिक्कत ना आए। आज अगर ये कहा जाए कि आप सिर्फ पढ़ाई करके ही अपना एक स्टेबल करियर चुन सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आज बच्चों के पास अपना प्रोफेशन चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो कि म्यूजिक, कुकिंग, मैनेजमेंट, डांस, डेकोरेशन, कपड़े की डिजाइनिंग, फोटोग्राफी वगैरह वगैरह से जुड़ी हैं। और इन सभी फील्ड्स में करियर तभी बनाया जा सकता है जब बच्चे में इस तरह की हॉबी के लिए झुकाव हो। आप इन फोटोग्राफी वगैरह वगैरह से जुड़ी हैं और इन सभी फील्ड्स में करियर तभी बनाया जा सकता है जब बच्चे में इस तरह की हॉबी के लिए झुकाव हो। आप उन्हें पढ़ाई के टाइम के बाद 1 या 2 घंटे के लिए किसी भी हॉबी क्लास में भेज सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो उसमें इंटरेस्टेड हों। सिर्फ एक फैशन या ट्रेंड को फॉलो ना करें। जैसे कि आपके आसपास की औरतें अगर अपने बच्चे को रोज शाम फुटबॉल सीखने के लिए भेजती हैं, तो आप भी बिना ये जाने कि आपके बच्चे ये खेलना पसंद करते हैं या नहीं, उन्हें वहाँ ना भेजें। उनके इंटरेस्ट को पहचानने के लिए उन्हें किसी हॉबी क्लास में एडमिट कराएं और ये देखें कि क्या वो वहाँ जाने में इंटरेस्टेड दिखाते हैं। अगर हाँ, तो जाहिर सी बात है कि वो इस काम को करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर 1 या 2 महीने के बाद वो इसे एक बर्डन की तरह लेते हैं, तो उन्हें फोर्स करने की बजाय उनसे ये पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं, तभी अगला स्टेप लें। बिना उनका इंटरेस्ट जाने उन्हें किसी भी हॉबी क्लास में भेजना टाइम और पैसे दोनों की वेस्टेज होगी। किसी ऐसी क्लास में 4 या 5 घंटे इन्वेस्ट करना और फिर रिजल्ट का 0 होने से बेहतर है उसे 1 या 2 घंटे दें जिसमें वो अपनी पसंद का कोई भी प्रोडक्टिव काम कर सीख सके। इसके बाद बच्चों को नेचर के करीब जाना भी सिखाएं, जैसे कि पहले के टाइम में बच्चों के लिए पेड़ों पर चढ़ना, तालाब के किनारे मछली को देखना और उन्हें कैसे पकड़ा जाता है ये समझना, गार्डन में झूले पर काफी टाइम स्पेंड करना वगैरह वगैरह काफी कॉमन होता था। लेकिन आजकल वो अपना फ्री टाइम किसी सोफे पर बैठकर अपनी पसंद का कार्टून देखने या गेम खेलने में बिताते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बच्चे नेचर के आसपास ग्रो होते हैं उनकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ काफी बेहतर होती है उनकी तुलना में जो सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं। आप उन्हें पेड़ लगाना, भगवान की पूजा के लिए गार्डन से फूल तोड़कर लाना, प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पत्तियों को खुद से पहचान कर तोड़ने के लिए बोलना, ये सब कर सकते हैं ताकि वो अपने कुछ टाइम नेचर के साथ भी स्पेंड करें। उन्हें छुट्टियों पर किसी मॉल में घुमाने ले जाने की जगह वाइल्ड लाइफ पार्क, बीच, पहाड़ों, चिड़ियाघर में ले जाना चाहिए, जिससे वो भी सरप्राइजिंग नेचर के बारे में जान और समझ सके। आप उन्हें घर पर दूरबीन लाकर दे सकते हैं जिससे रात में वो स्टार्स को देख सकते हैं। उन्हें नेचर के सोर्स के बारे में बताएं, जैसे कि लाइट कहाँ से आती है, स्टार्स की हमसे दूरी कितनी है, ये सब वगैरह। उन्हें नेचर में अकेले बात करने को कहें, अपनी विशेष को यूनिवर्स से बताने को कहें, शांत होकर उन्हें नेचर में मेडिटेट करने को कहें ताकि वो यूनिवर्स को सुन भी सकें। इससे उनका इमोशनल बैलेंस लेवल पहले से ही काफी बेहतर तो होगा ही, साथ में वो नेचर के बारे में बहुत सी जानकारी भी इकट्ठा कर सकेंगे। अपने बच्चों को फेस्टिवल में इन्वॉल्व होना सिखाना भी बहुत जरूरी है। हम सब अपनी डेली लाइफ में
बोर हो जाते हैं और हमें एक नए एनवायरनमेंट में जाने की जरूरत महसूस होने लगती है। इसके लिए 2 कॉमन तरीकों का यूज करते हैं। पहला, या तो छुट्टियों के समय कहीं घूमने जाकर या फिर किसी खास मौके को सेलिब्रेट कर। दूसरे वाले ऑप्शन के लिए हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी कैटेगरी है, क्योंकि हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों को अपनी कम्युनिटी में मनाए जाने वाले त्योहारों के अलावा दूसरे त्योहारों की रिस्पेक्ट करना और उन्हें सेलिब्रेट करना भी सिखाएं। उन्हें ऐसे मौकों पर घर की सफाई करने, घर को डेकोरेट करने, रंगोली बनाने, फूल लगाने जैसी एक्टिविटीज में लगाएं। उन्हें त्योहार के लिए अच्छे से ड्रेसअप होने को कहें, ताकि वो हर तरह से उसमें डूब जाएं और खुल के एंजॉय करें। उन्हें अपने ट्रेडिशन के बारे में बताएं, जैसे कि इस त्योहार पर हम किसकी पूजा करते हैं और इस दिन खाने में क्या कुछ स्पेशल बनाते हैं, वगैरह वगैरह। आप उनके साथ खुद भी मेमोरीज को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि जब आप छोटे थे तो त्योहार कैसे मनाया करते थे। अब चलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात भी जान लेते हैं कि बच्चों को सेफ कैसे रखना है। बच्चों की सिक्योरिटी हर माँ बाप की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। हम इस मामले में कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है अगर बच्चे के माता पिता दोनों ही वर्किंग हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी मेड या हेल्पर को काम पर लगाने के बाद पेरेंट्स बिल्कुल फ्री माइंड हो जाते हैं और उन्हें ये लगने लगता है कि वो अपने बच्चों की बेस्ट पेरेंटिंग कर रहे हैं। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि बच्चे को फैसिलिटी के साथ साथ टाइम की भी उतनी ही जरूरत है जो सिर्फ उसे आप ही दे सकते हैं। अगर आपने किसी मेड को घर पर लगा रखा है तो उसके जाने के बाद काम को क्रॉस चेक करें। अपने बच्चे से पूछें कि वो उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर किसी भी तरह का बदलाव आप अपने बच्चे के बिहेवियर में देखें तो खुलकर उसे वो सामने रखने को कहें और उसे बिना किसी देरी से सुलझाएं। पहले के टाइम में ऐसा माना जाता था कि सिर्फ एक ही बच्चे का फैमिली होना ठीक नहीं है, क्योंकि उसे अपने साथ ग्रो होने के लिए या किसी का साथ मिलने के लिए दूसरे बच्चे का होना बहुत जरूरी है। लेकिन लगभग पिछले 15 साल से सिंगल चाइल्ड की पॉलिसी काफी प्रचलन में है। हालांकि अभी भी काफी लोगों का मानना है कि सिंगल चाइल्ड हमेशा से ही बिगड़े हुए होते हैं, क्योंकि अकेले होने की वजह से पेरेंट्स का सारा प्यार और अटेंशन उन्हें ही मिलता है, जो आगे चलकर उन्हें जिद्दी और सेल्फिश बना देता है। वो शेयरिंग जैसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बातों को भी इस माहौल में नहीं सीख पाते हैं। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट लोगों की राय इस बारे में अलग है और वो सिंगल चाइल्ड को एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि सिंगल चाइल्ड की लाइफ में कुछ चीजें जैसे कॉन्फिडेंस, प्राइवेसी खुद ब खुद आ जाती है और वो जल्दी इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। सिंगल चाइल्ड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। माना जाता है कि उसके पेरेंट्स का प्यार और अटेंशन सिर्फ उसे ही मिलते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये बात उन्हें बिगाड़ सकती है, लेकिन पेरेंट्स का फोकस, अटेंशन और प्यार उन्हें अच्छा अनुभव कराता है। बच्चे अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ प्राइवेसी में जीना भी एक अकेले बच्चे की लाइफ का हिस्सा बन जाती है। अकेले होने की वजह से उन्हें अपने रूम या चीजें किसी और के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती हैं। कुछ लोग इसे भी नेगेटिव तरह से देखकर ये कहते हैं कि अगर बच्चे को ज्यादा प्राइवेसी दी जाएगी तो वो अपने इमोशंस और फीलिंग को सबके साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी समझा जा सकता है कि अगर उसे अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए पूरा स्पेस दिया जा रहा है तो वो भी दूसरे के स्पेस को ठीक तरह से समझेगा और उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ पर हम प्राइवेसी को फीलिंग शेयरिंग के लिए नेगेटिव नहीं मान सकते हैं। अगर वो शुरू से ही एक ऐसे माहौल में बड़ा किया जाएगा जहाँ पर सभी खुलकर अपनी बातों को रखते हैं तो उसे बातों को छुपाने की भी जरूरत नहीं होगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा होता है उसे एक से ज्यादा बच्चे वाली फैमिली के बच्चों से अच्छी एजुकेशन मिलती है। इसका रीजन काफी सीधा सा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स को अपना टाइम और पैसा बांटना नहीं पड़ता है। वो अपने पूरे पैसे पूरी तरह से अपने इकलौती संतान पर खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जरूरत से ज्यादा टाइम देना किसी बच्चे को परेशान भी कर सकता है। उसे उसके स्पेस में भी रहने दे, ताकि वो हर समय हर चीज के लिए आप पर निर्भर ना रहे और खुद से भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखे। ये भी देखा गया है कि अकेले बच्चे इंडिपेंडेंट होना भी जल्दी सीख जाते हैं। अकेले पलने वाले को हम हर चीज पे ज्यादा इंडिपेंडेंट देख सकते हैं, चाहे वो होमवर्क पूरा करना हो, बाहर खेलने जाना हो, घर पर खुद को एंटरटेन करना हो या घर के काम में मदद करनी हो। जैसा नॉर्मली होता है कि भाई बहन होने पर पेरेंट्स अक्सर छोटे बच्चे का काम उसके बड़े भाई या बहन को करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन अकेले पलने वाले बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बड़े भाई या बहन से काम करवाने का कोई विकल्प होता ही नहीं है। बल्कि वो जानते हैं कि घर पर जो भी काम है उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं ही की है और उसमें कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं है। हालांकि उनके बाहर काफी सारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद को एंटरटेन करना हो तब भी वो पीछे नहीं रहते। वो खुद के इंटरेस्ट को ढूंढकर कोई भी सेल्फ एक्टिविटी करके अपने खाली टाइम को स्पेंड करना सीख जाते हैं। उनमें ऑर्गेनाइज्ड होने की भी खूबी पाई जाती है। अकेले बच्चे खुद को काफी ऑर्गेनाइज यानी कि बिल्कुल व्यवस्थित रखते हैं। हालांकि यहाँ एक चीज उनकी काफी मदद करती है और वो ये है कि शेयरिंग न होने की वजह से उन्हें किसी भी काम के लिए लेट नहीं होना पड़ता है। वो कहीं भी जाने के लिए समय पर रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना है कि उन्हें
ऑर्गेनाइज बनाने के लिए आप जरूरत से ज्यादा उन्हें ना टोकें, क्योंकि अगर आप उन्हें हर बात में टोकते रहेंगे या हर चीज को लेकर उन्हें डांटने लगेंगे तो फिर वो आपकी बातों को अनसुना करने लगेंगे और हमेशा आपसे इरिटेट होने लगेंगे। अब तक तो हमने अकेले बच्चे होने के फायदे की बात की, लेकिन अब आइए इसके थोड़े नुकसान को भी समझ लेते हैं। वैसे अब आपको ये मिथ तो टूट ही गया होगा कि एक अकेला बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं जो कि अकेले बच्चे वाले थ्योरी को थोड़ा गलत मानते हैं। अकेले पलने वाले बच्चों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसे हम बहुत सिंपल पॉइंट्स में समझ सकते हैं। जैसे कि अकेले माहौल में रहने की वजह से वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। अपनी चीजों को आगे चलकर उसे शेयर करने में दिक्कत आ सकती है। हमेशा से प्यार और अटेंशन मिलने की वजह से वो इनकी आदत बन सकती है और इनके न मिलने पर वो काफी परेशान भी हो सकते हैं। उन्हें प्रॉपर अटेंशन न मिलने पर वो दूसरों के हिस्से का प्यार और अटेंशन लेना चाहते हैं। उन्हें हमेशा ये महसूस होता है कि हर जगह उन्हें ही सबसे पहले रखा जाना चाहिए। जब उन्हें किसी बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है या उनकी किसी के साथ तुलना की जाती है तो वो इसे आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम उन्हें इन सभी बातों के बारे में पहले से ही बताकर या ऐसी सिचुएशन में डालकर आगे के लिए तैयार कर सकते हैं, ताकि वो बड़े होने पर इसे बिल्कुल नया या अनजान न समझे। अपने हिस्से के प्यार के साथ साथ उन्हें दूसरे की केयर की भी पूरी समझ होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी पेरेंट्स अपने सिंगल चाइल्ड को एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। पहला है कि उसे एक इंडिविजुअल इंसान के रूप में बड़ा होने दे। आप अपने बच्चे के ऊपर अपनी इच्छा ना थोपें। आप उनके ऊपर वो काम करने के लिए दबाव ना बनाएं जो आपकी करने की इच्छा हो या आप अपनी लाइफ में जो काम ना कर पाए हों। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उन्हें अपनी शैडो बनाने से बेहतर होगा कि उसे खुद की एक पहचान बनाने दे और उसके इंटरेस्ट में उसको सपोर्ट करे। दूसरी टिप ये है कि उन्हें न कहना भी सीखें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सिंगल चाइल्ड होने की वजह से पेरेंट्स हमेशा उसकी हर मांग पूरा कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो भी चीज मांग रहा है वो काफी ज्यादा महंगी है या उसकी जरूरत है ही नहीं, तो सिर्फ उसकी विश पूरी करने के लिए उसे वो चीज दिलाने की बजाय आप स्ट्रिक्ट तरीके से मना कर सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको बच्चे को इसका कारण बताना भी जरूरी है। आप उन्हें ये जरूर बताएं कि आप क्यों उनकी ये इच्छा नहीं पूरी कर सकते या क्यों आप उनके पसंद के सामान उन्हें नहीं दे सकते। तीसरी टिप और बहुत इम्पोर्टेंट टिप में लेखक कहते हैं कि आप अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि जिन पेरेंट्स की लाइफ में सिर्फ एक ही बच्चा है वो उससे सभी कुछ कराना चाहते हैं, उसे हर फील्ड में बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करके आप उसके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप उसकी जगह पर खुद को रख कर देखें और खुद से सवाल करें कि क्या इस एज में सारी चीजों को एक साथ कर सकते थे। आपको खुद ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर आपका जवाब नहीं है तो ऐसा करना बंद करें, और अगर हाँ में जवाब है तो ऐसा ना करें, क्योंकि आपके बच्चे और आपकी क्षमता में बहुत अंतर हो सकता है। उसे वो करने दें जो वो खुद करना चाहता है, फिर देखिए कि कैसे आपका बच्चा कमाल करता है। अगली टिप है कि उसे ग्रुप एक्टिविटी में भाग दिलाएं। अगर आपका बच्चा घर में अकेले रहते हुए बड़ा हो रहा है तो इस बात की काफी संभावना है कि उसे बाहरी लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना है, इसके बारे में ना पता हो। ऐसे में आप उनकी इस कमी को उन्हें घर से बाहर ले जाकर पूरी कर सकते हैं। उसे ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट लेने दें जिनमें और बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। यहाँ उसे बाकी बच्चों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही वो दूसरों की सोच को स्वीकार करना भी सीखेगा। ऐसा करके आप उसके इगोइस्टिक होने के खतरे को भी कम कर सकते हैं। दूसरे बच्चे के जन्म का आपके बड़े बच्चे की लाइफ पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। केवल इससे आपकी फैमिली का साइज ही नहीं बढ़ता है, बल्कि और भी कई सारी चीजें बदल जाती हैं। आप पेरेंट्स के लिए चीजों को और टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर इसे बड़े बच्चे की नजरों से देखें तो उसे अब तक जो भी टाइम और प्यार मिलता आ रहा है उसमें कटौती हो जाती है, जिससे कि नेचुरल है कि वो अपने छोटे भाई या बहन से जलन करने लगता है। उसे डर रहता है कि अब तक जिस तरह का प्यार और केयर उसे अपने पेरेंट्स से मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा। अगर आप अपने नए बच्चे के आने की तैयारियों में अपने बड़े बच्चे को शामिल नहीं करते हैं तो उसे ये बातें और भी ज्यादा डरा सकती हैं। आपको चाहिए कि आप उससे उसके नए सिबलिंग के बारे में बात करें। उसे पूछें कि वो आपके नए बच्चे को संभालने में कैसे आपकी मदद करेगा या करेगी। आप उन्हें बच्चों को छोटे छोटे कामों के लिए ट्रेन भी कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे के लिए कैसे कपड़े लेने चाहिए, उसके खिलौने कैसे होने चाहिए, किस तरह की ड्रेसेस वो अपने सिबलिंग के लिए लेना चाहता है। इन सभी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने पर वो खुद को अकेला नहीं महसूस करेंगे, बल्कि अब तो उनका प्यार नए सिबलिंग के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बच्चे छोटी उम्र में अपनी भावनाओं को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे पूछें कि वो नए बेबी के आने पर कैसा फील कर रहे हैं। क्या उन्हें इस बात की खुशी है या वो जेलस फील कर रहे हैं।